हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार फिजिक्स टीचर। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोग डील किए थे मैग्नीट्यूड फॉर्म, है ना, कि दो पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल, जिसमें कि Q1 एक का नाम दिए थे, Q2 नाम दिए थे, और दोनों के बीच का यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर R है ना, तो जो फोर्स निकलता था उस जो फॉर्मूला से, उस फॉर्मूला था C डैश Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता था, है ना। लेकिन हमें ये पता है कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी तो होना चाहिए। इसके पहले हम लोग ओनली स्केलर फॉर्मेट में बात किए थे, स्केलर फॉर्म में। तो अब जो है हम लोग वेक्टर फॉर्म में करेंगे। तो वही हेडिंग हम लोग इस वीडियो में बनाए हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, यानी ये जो फोर्स हम लिखे हैं F बराबर C डैश Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसका हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारे बुक में 2 डायमेंशनल तक दिया हुआ रहता है। हम लोग जो डील करेंगे वो 3 डायमेंशनल तक करेंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए नीट बेसिस, जेई बेसिस, बोर्ड बेसिस, तो हम आसानी से उसको टैकल कर पाएँ, आसानी से उसको सॉल्व करें, है ना। इसके साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे आप लोग को कि इसके पहले का जो सीरीज है उसको पूरा आप देखिए, तब आगे का सीरीज बहुत अच्छा से समझ में आएगा। पैसेंस रखिए, 2-3 वीडियो देखिए, अपने आप पता चलेगा कि फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है ना, एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ। और चलो शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले अब वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट में, है ना। कि मान लेते हैं यहाँ पे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इधर का एक्सिस को x बोलते हैं, इधर का एक्सिस को हमने y मान लिया, और इधर का एक्सिस को z मान लिया। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि z का एक्सिस ऐसे है, ऐसे नहीं है। z का एक्सिस तो ऐसे है ना। तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ऐसे करके हवा में तो स्केच चलता नहीं, या पेंसिल पेन जो भी है ना, चलता नहीं है। तो इसलिए हम उसको इस तरह से बनाते हैं, यानी कि कह लें कि इस तरह से हमारा कंडीशन दिया हुआ है ना। इसको समझ लो ऐसे करके, यानी कि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को, ये जेड एक्सिस को। अब जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 रखा हुआ है ना, एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ Q1, ठीक। और ये जो है ओरिजिन है ना, और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q2, ठीक। अब हम बात ये करना चाहते हैं कि जो Q1 चार्ज रखा हुआ है वो एक कोऑर्डिनेट में रखा हुआ होगा। उसका x कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y कोऑर्डिनेट y1 और z कोऑर्डिनेट z1, ठीक। और अगर ओरिजिन से यानी रेफरेंस पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या ये पोजीशन बता रहा है ना, कहाँ से? तो रेफरेंस पॉइंट से। ये लाइन क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। कहाँ से? तो रेफरेंस पॉइंट से ही पोजीशन बताना होता है। किसका? तो Q1 का। तो इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, है ना। क्लास 11th में बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ेंगे, इसलिए इसको R1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक। उसी तरह से एक पोजीशन वेक्टर हम R2 ड्रॉ करेंगे जो कि Q2 का पोजीशन बताएगा। पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर का सिंबल दे दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। Q2 का जो माना गया कोऑर्डिनेट वो x2, y2 और z2 है, कॉमा बीच में लगा सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। अब देखिए हमें इसमें पहले नंबर फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने में हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया जाता है। तो Q1 ये है, Q2 ये है, तो ये दोनों के बीच अगर हम लाइन ज्वाइनिंग करते हैं तो इस तरह से लाइन को ज्वाइन करते हैं, और इस वेक्टर का नाम हम लोग रख लेते हैं R वेक्टर, है ना। 1 by 1 लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे R1 क्या है? R1 दैट इज R1 जो है, समझना यहाँ पे थोड़ा सा इसको। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ
Q1 चार्ज। इसका आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? अगर पोजीशन वेक्टर है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, है ना, विथ कोऑर्डिनेट। तो R1 को आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में x1, तो x1 x के तरफ i कैप लगाते थे प्लस y1 y के तरफ j कैप लगाते थे प्लस z1 यानी कि z 11 का है। अच्छा, कोई कहेगा सर R1 का मैग्नीट्यूड, अब देखिए R1 वेक्टर तो ये लिखा गया, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको तो R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, 11th में आप पढ़े होंगे, है ना। R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप इस तरह से लिखे होंगे, है ना जी, i के बगल वाले का स्क्वायर अंडर रूट में i के बगल वाले का स्क्वायर प्लस j के बगल वाले का स्क्वायर प्लस k के बगल वाले का स्क्वायर। ऐसा कीजिएगा तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए ठीक उसी तरह से R2 के बारे में हम लोग डील करेंगे। R2 के बारे में क्या करना है, तो R2 है क्या चीज़, तो R2 जो है पोजीशन वेक्टर है किसका, ऑफ Q2 चार्ज का। तो अगर इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखें एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो x2 का यानी कि R2 का देखिए तो क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये Q2 चार्ज में, Q2 चार्ज जो रखा हुआ है वो इस कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो कैसे लिखेंगे इसको, यानी x2 i कैप, है ना, x के तरफ तो i ही रहता है प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, इतना हो गया, है ना। और आप चाहो तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, यानी R2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, R2 भी लिख सकते हो सिंपली, और कितना लिख देंगे अंडर रूट, फिर वही बात i के बगल वाले का स्क्वायर प्लस j के बगल वाले का स्क्वायर प्लस k के बगल वाले का स्क्वायर, ये कहानी है। तो यहाँ पे अब इसको सेपरेट कर दिए। अब हमारे पास ये बात है ना, कि हम लोग R1 और R2 निकाल रहे हैं, तो क्या जो Q1 और Q2 के बीच फोर्स एस्टेब्लिश हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसमें तो R का जरूरत पड़ता है ना, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच जो है लाइन ज्वाइनिंग ये है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी ये है ना, तो इसका जरूरत पड़ेगा। तो फिर हम लोग R1 और R2 क्यों निकाल रहे हैं, तो इसको निकालने में इसका जरूरत है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो हमारा मेन अब मोटिव बच जाता है कि हम लोग R निकालेंगे, है ना, हम जो है R निकालेंगे। तो R कैसे निकलेगा, देखिए ट्रायंगल लॉ से निकल सकता है ना, बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। यहाँ पे थोड़ा सा और एक बात समझना है ना, समझना ये है कि देखिए ये R वेक्टर है, तो R वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, वेक्टर है तो डायरेक्शन पे जोड़ देना ही पड़ेगा। तो R वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो देखो Q1 Q2 पे फोर्स इधर लगा रहा है, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो Q1 Q2 पे फोर्स इधर लगा रहा है, Q2 Q1 पे फोर्स इधर लगा रहा है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। तब सवाल है कि आप क्या निकालना चाहते हो, है ना, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन आप क्या निकालना चाहते हो। तो हम लोग जो है ट्राई करेंगे कि Q1 Q2 पे फोर्स लगाए, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और इधर फोर्स लगेगा तो फोर्स कितना लगेगा, 2 पे 1 लगाना है, ये करने जा रहे हैं। इसको सिंपली आप F भी लिख दो, है ना, समझ में आया बात। R वेक्टर का जो है डायरेक्शन डिसाइड करता है कि किस तरफ हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं, यानी कौन किस पे लगा रहा है। तो यहाँ पे Q1 Q2 पे लगा रहा है। अब देखिए R वेक्टर निकल जाएगा, तो ट्रायंगल लॉ से क्या होता है ना, सेम ऑर्डर का वेक्टर एडिशन करेंगे तो जो अपोजिट ऑर्डर में आ जाता है वो सबका रिजल्टेंट बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ट्रायंगल लॉ, ये देखो सेम ऑर्डर, ये भी सेम ऑर्डर, लेकिन ये देखो अपोजिट ऑर्डर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस कितना जी, R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। चाहिए आपको R वेक्टर, तो R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। हो गया क्लियर, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनिए एक बात और है, यहाँ पे देखो बहुत सारे बुक में
हो सकता है यहाँ R1 लिखा हुआ रहे, यहाँ R2 लिखा हुआ रहे, हो सकता है फोर्स का डायरेक्शन वो इधर वाला निकाले, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि R2 किसको माने, R1 किसको माने, गलती होने का चांस रहता है। तो हम एक यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या है कि R2 किसको मानना, R1 किसको मानना है। तो देखिए R2 किसका पोजीशन वेक्टर है, Q2 का, यानी जिस पर फोर्स लग रहा है। R2 किसका पोजीशन वेक्टर है, Q2 का, यानी जिस पर फोर्स लग रहा है। तो वही बात यहाँ पे हम लिख देते हैं कि R2 जो है एक पोजीशन वेक्टर है किसका, जिस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना, यानी कौन है वो, Q2, इस जगह पे Q2 है, ठीक। माइनस R1 किसका पोजीशन वेक्टर है, R1 जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि Q1 का, Q1 यानी जो फोर्स लगा रहा है, यानी कि यहाँ पे R1 जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किसका होगा, जो फोर्स लगा रहा है, यानी जो चार्ज फोर्स लगा रहा है, दैट इज Q1। ये कंसेप्ट से कभी गलती आपको नहीं होगा। अब R वेक्टर निकालिए। देखो थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट है यहाँ पे, इसको चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो, है ना। ऐसे तो यही है सही, है ना, नहीं तो बड़ा जैसा लगेगा, है तो कुछ नहीं लेकिन लगेगा बड़ा जैसा, कैसे वो समझो। अब R1 वेक्टर निकालना है तो R2 का बताइए तो वैल्यू कितना है जी, देखो मिल गया ना R2 का वैल्यू, यानी x2 I1 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, है ना, और माइनस करना होगा हमें x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये कहानी। अब देखो माइनस कर दो, तो ये मेथड बताया हुआ था आपको, क्लास 11th में बताया गया है ना, कि i को i के साथ माइनस करेंगे, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ, है ना, सेम। अब देखिए तो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 हम लिखेंगे, बगल में i कैप प्लस y2 माइनस y1 लिखेंगे, बगल में j कैप प्लस z2 माइनस z1 लिखेंगे, बगल में k कैप। आपको कहेगा सर इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, r का मैग्नीट्यूड आप ऐसे भी लिख सकते हो, वही बात फिर से, स्क्वायर रूट में i के बगल वाले का स्क्वायर, सही है, प्लस j के बगल वाले का स्क्वायर, सही है, प्लस और क्या जी, k के बगल वाले का स्क्वायर, हो गया। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्स निकालने के लिए, ठीक। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फोर्स निकालने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहीं पे फॉल्ट था तो याद रखना, हम जिस पर फोर्स लगा रहा है, जिस पर फोर्स लग रहा है उसमें घटाएंगे जो फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ R2 लिख दे या R फाइनल लिख दे या R इनिशियल लिख दे, डजेंट मैटर, है ना। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हमारा आगे का कंसेप्ट चलता है। अब देखिए, अब हम लोग निकालने वाले हैं F21 का, यानी कि F21 का तो क्या लिखेंगे, पहले C डैश Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये तो आपको पता था, और इसको देखो F लिख दिए हैं तो F लिख दो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, F बराबर ऐसा कुछ। तो अब देखो ये कौन सा फॉर्म था, पहले तो यही जानते थे ना, यानी ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब सुनिए, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है, तो वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़, इसके यूनिट वेक्टर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यानी कि अब इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, C डैश यानी कूलम्स कांस्टेंट, कहीं कहीं वो K भी लिखता है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और इस यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो देखिए यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग करते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में कोई वेक्टर है उसको डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में कोई वेक्टर है तो उसको हम लोग डायरेक्शन फॉर्म में विथ डायरेक्शन ऐड करना हो तो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट वेक्टर आता कैसे है, तो यूनिट वेक्टर, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे R वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो R में डिवाइड कर दो
आर वेक्टर का, फिर से सुनिए, है ना, बहुत सिंपल बता रहे हैं कि अगर आर वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आर वेक्टर में आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वो आर का आपको यूनिट वेक्टर प्राप्त होगा, है ना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो हमें चूंकि देखो ये भी कांस्टेंट Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी, तो यही तो एक है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसी का तो यूनिट वेक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तभी ये फोर्स किस फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो एक फॉर्मेट आपका वेक्टर, यूनिट वेक्टर फॉर्म का ये फॉर्मेट है, यानी आप इसको कह सकते हो कैसा है, तो यूनिट वेक्टर फॉर्म का, यूनिट वेक्टर फॉर्म का। चलिए अब देखिए, इसको और चाहिए तो एक और एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे, तो देखो ऐसे, F इज इक्वल टू सी डैश Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या इसके जगह पे इतना लिखा जा सकता है, और हमारे पास तो वो है ही, यानी कि हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, है ना। अब ये आर इसके साथ शामिल होकर के क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यानी कि F बराबर अब क्या आ गया, C डैश वेक्टर के फॉर्म में Q1 Q2 बाई ये मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, RQ, और ये R वेक्टर, ये भी उसका क्या है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। चलिए हो गया, समझ में आ गया इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है ना, यही था बात। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ नोट में लिख देते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात, नहीं तो गलती हो जाएगा, कि इसमें Q1 और Q2 यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव है, कभी ऐसा भी होगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, है ना। तो नोट में लिख देते हैं Q1 एंड Q2 always consider with sign, हमेशा कंसीडर कीजिएगा साइन के साथ, है ना। अगर साइन के साथ कंसीडर कीजिएगा तब पता चलेगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है ना। फोर्स का डायरेक्शन किधर है तब पता चलेगा, है ना, नहीं तो नहीं पता चलेगा। अगर प्लस आ गया तो अब देखो, पहले हम नोट में लिखा चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में कि अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको रिपल्सिव समझना है, अगर नेगेटिव आ गया फोर्स का वैल्यू तो उसको हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स समझते हैं, है ना। यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है आप तभी पता कर पाओगे जब आप ये दोनों को जैसा साइन होगा उसके साथ पुट करोगे। ठीक, ये था आपका वेक्टर फॉर्म, है ना, बात समझ में आया। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, और ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना, वो क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पे। हाँ, अब देखिए वेक्टर फॉर्म पे एक क्वेश्चन है, इसको समझिए, है ना। फिर से आपको याद दिला दें कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग जो डिराइव किए हैं फॉर्मूला, दैट इज F इज इक्वल टू कितना है, C डैश यानी कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 बाई RQ, और यहाँ पे ये वेक्टर है ना, R वेक्टर। चलो ठीक है, इतना ही आपको इसी फॉर्मूला से बनेगा। अच्छा, R वेक्टर निकालना होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो R वेक्टर कैसे निकलता है जी, है ना। तो R वेक्टर कैसे निकलता है, R वेक्टर जो है आपको बताए थे, है ना, कि R2 करना है माइनस R1 करना है। अब 2 और 1 इसमें तो कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये लॉजिकल टाइप का दिया हुआ है, कोई डायग्राम वगैरह कुछ नहीं। तो आपको वही कंसेप्ट याद करना है, जिस पर लग रहा है माइनस जो लगा रहा है, यानी R2 वह पोजीशन वेक्टर है, उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर जिस पर की फोर्स लग रहा है, और ये उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है जो फोर्स लगा रहा है। आइए देखिए कितना आसान से बनेगा, है ना। दैट इज R वेक्टर R2, देखो क्वेश्चन पढ़ो कि किस पर लग रहा है, 2 चार्जेज +3 कूलम एंड -4 कूलम आर प्लेस्ड एट पोजीशन P, यानी कि +3 कूलम इस पोजीशन पे है और -4 कूलम जो है Q पोजीशन पे है। तो कह रहा है रेस्पेक्टिवली देन फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मतलब पर, जिस पर लग रहा है,
है ना, बात समझ रहे हैं ना। ऑन 3 कूलम, तो 3 कूलम पे लग रहा है तो 3 कूलम का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। और आपको पता है कि ये एक्स वाई जेड के अरेंजमेंट में लगा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। तो R2 के जगह पे हम डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर में लिखते हैं, क्या लिखें, 7i कैप प्लस 9j कैप माइनस, समझ में ये कैसे लिखे हो तो पता चल गया होगा आपको। ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक और होता तो वो z को रिप्रेजेंट करता, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग तो कर ही देते हैं। माइनस, अब देखो जो लगाने वाला है उसका पोजीशन वेक्टर कौन है, तो आ जाओ इसको लिख दो 4i कैप प्लस कितना जी 5j कैप, हो गया। अब i को i वाले के साथ माइनस करेंगे तो कितना होगा बताओ, 7 में 4 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 3i कैप प्लस, और 9 में 5 चला गया तो कितना बचेगा, 4j कैप बचेगा। ठीक, अब इसका कोई कहेगा मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड नहीं निकाल लेंगे, यानी r ऐसे भी लिखाएगा अंडर रूट i के बगल वाले का स्क्वायर प्लस j के बगल वाले का स्क्वायर, यानी 16 9 25, और रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कमाल हो गया, है ना जी। अब बना लो, बन जाएगा। पुट ऑल वैल्यू इन फॉर्मूला, तो कैसे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि f निकालने जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में c डैश के जगह पे 9 × 10⁹ भी लिख दो। नहीं कुछ दिया हो तो हवा में ही तो रखा होगा, है ना, अगर देता तो फिर उस पर बात हम लोग कुछ आगे बढ़ाते हैं। 9 × 10⁹ लिख दिए। चलो Q1 देखो साइन के साथ रखिएगा, है ना, तो Q1 कितना लिखें, +3 कूलम, और Q2 कितना, -4 कूलम डिवाइडेड बाई RQ, तो R निकालें, देखो R का ही मैग्नीट्यूड है जी, तो 5 का Q कर देंगे, और इधर R का वेक्टर कितना निकालें, R वेक्टर, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप, हो गया। तो अब देखो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर्स का वैल्यू ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आगे कर लेते हैं, 9 × 10⁹, और कितना हो गया, माइनस वही है 12c, मतलब 12 कूलम, और ये भी लिख देते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप, और डिवाइडेड बाई 125 हो जाएगा। बात समझे। अब कहिएगा सर ये माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस साइन यहाँ नोट में लिख देते हैं, उसका भी मतलब अब पहले बता भी चुके हैं, एकदम लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन टाइप का बताया गया है ना, कोई कहीं पे कटौती नहीं किया गया। हाँ भले क्वेश्चन का हम अलग अलग लेवल बता देते हैं, अलग अलग जो फॉर्मेट होता है। अब बहुत सारा क्वेश्चन तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना, लेंथ वीडियो का बड़ा हो जाता है ना जी, वो आप ट्राई कीजिएगा, टोटल बनेगा। तो नोट में देखिए, नेगेटिव साइन indicates that the nature of force is attractive। समझ में आया, यानी कि ऐसे भी पता चल रहा है एक माइनस वाला है एक प्लस वाला है, तो क्या करेगा वो अट्रैक्ट ही करेगा। इतना बात समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना, जिस पर लग रहा है माइनस जो लगा रहा है, एकदम मामला सेट हो जाएगा, है ना। और ये करते चले जाओ। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देते हैं, है ना, क्वेश्चन जो है उसमें तीनों डायमेंशन रहेगा, एक्स वाई और जेड तीनों रहेगा, है ना, उसको देखेंगे। ठीक, अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या होता है कि इसके पहले हम लोग ये देख रहे थे, ये समझ रहे थे कि हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे थे, है ना, बाय द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। उसका स्केलर फॉर्मेट में भी निकालें, है ना। स्केलर फॉर्मेट में क्या होता था, F बराबर C डैश Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मतलब एक चार्ज यहाँ कहीं Q1 होता था, एक चार्ज यहाँ कहीं होता था, है ना, और ये दोनों के बीच ये इस पर फोर्स इधर लगाता था, ये इस पर लगाता था, है ना। उसी तरह से अगर प्लस माइनस होता तो उसका डायरेक्शन बदलता। ये उसका स्केलर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट क्या था, वेक्टर फॉर्मेट C डैश Q1 Q2 बाई RQ, और वेक्टर फॉर्म था इस तरह से। ठीक, क्या लग रहा है आपको। यहाँ पे देखिए, ये फोर्स का कैलकुलेशन जो हुआ कूलम्स लॉ के हेल्प से, वो कितने चार्ज के बीच, दो चार्ज के बीच, यानी Q1 और Q2। अगर कोई तीसरा चार्ज हो जाए, चौथा हो जाए, पांचवा हो जाए, तो हम क्या करेंगे।
तो एक्चुअली ये देखा गया। अब वही चीज़ हमको समझने के लिए है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये समझ में आया तो बहुत आगे का बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसी के ऊपर बेस्ड है आगे का इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा, यानी कि आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो ये बता रहे हैं कि ये देखो फिर से एक बार हम लोग डील कर रहे हैं कि F बराबर ये स्केलर फॉर्मेट में है ना, यानी दो चार्ज के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, दो चार्ज के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताता है। तो अगर मोर देन टू चार्ज प्रेजेंट इन आवर सिस्टम, और किसी एक चार्ज पे सभी के द्वारा नेट फोर्स निकालने के लिए कहे तो क्या करना पड़ेगा। तो क्या देखा गया ये समझते हैं, चलिए, है ना। जैसे मान लो, है ना, मान लेते हैं कि एक चार्ज Q यहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल q ही रख लो या जो भी है, एक चार्ज Q यहाँ प्रेजेंट है, इसका नाम Q1, Q2, इसका नाम Q3 दे देते हैं, इसका नाम Q4 दे देते हैं, ठीक। और एक चार्ज Q यहाँ प्रेजेंट है। अब कह रहा है कि इस Q पे पहले नंबर ये समझना है कि ये Q है ना, ये Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक। सब लोग मिलकर के इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, यानी ये इस पे इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। आप कहिएगा हाँ, क्योंकि ये और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा था तो ये बीच में कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, ना तो बीच में ये डिस्टर्ब कर रहा था, ना तो ये डिस्टर्ब कर रहा था, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों के बीच अगर बहुत सारे चार्ज यहाँ प्रेजेंस है ना, सिस्टम में मोर देन टू चार्ज, दो से अधिक प्रेजेंस है और फोर्स लगा रहा है, सब लोग अपना अपना फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स पर इसका तीनों में से किसी का प्रभाव नहीं है। यानी कि ये समझ में आया इस थ्योरी से। देखो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज पार्टिकल। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच हम जो फोर्स निकालने जा रहे हैं, तीसरा प्रेजेंस रहे या ना रहे, ये इसको डिस्टर्ब ही नहीं करता है, तो रहे या ना रहे कोई बात ही नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि अगर नेट फोर्स निकालना है किसी चार्ज पार्टिकल पे तो क्या करना पड़ेगा। देखिए अब समझिए ध्यान से, यानी कि फिर से यही हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे क्या था, Q3 था, यहाँ Q1 था, यहाँ Q2 था, यहाँ Q3 था, तो मान लो इसको Q4 था, यहाँ Q था। अब देखिए, तो कभी कभी ऐसा कह देगा कि इस पर नेट फोर्स निकालिए, Q पर आपको F नेट निकालना है, किस पे, Q चार्ज पे। तो Q चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है तो पहले इसके बीच फोर्स निकालेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड में पता है, और डायरेक्शन क्या होगा, इसके बीच, ये इसको पहले नंबर देखो एकदम शुरू से समझो, इसके बीच फोर्स निकालने जा रहे हैं तो दोनों के बीच लाइन ज्वाइनिंग तो करेंगे ना। अब लाइन ज्वाइनिंग के ही तो एलोंग फोर्स लगता है, तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब ये फोर्स लग रहा है इधर की ओर, यानी इसका नाम F1 मान लेते हैं, ठीक। निकाल देंगे मैग्नीट्यूड इसका, C'Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन तो बता ही दिए, है ना, इसमें डायरेक्शन तो बता दिए ना, तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ये दोनों के बीच निकालेंगे तो पहले लाइन ज्वाइनिंग, इसी के अलोंग फोर्स लगेगा, या तो इधर या इधर, तो देखो ये भी प्लस तो ये भी रिपेल करेगा, यानी कि इधर लगेगा F2 फोर्स। ये दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे तो लाइन ज्वाइनिंग करो, और देखो ये भी इसको रिपेल करेगा, यानी इधर की ओर F3, यानी कि Q3 की वजह से फोर्स का नाम F3 दे दिए, है ना, नाम है अपने मन से दे सकते हैं। Q4 की वजह से Q पे किधर होगा, तो पहले लाइन ज्वाइनिंग करो, है ना, लाइन ज्वाइनिंग, और उसके बाद इधर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे एक फोर्स नहीं, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो फिर नेट फोर्स कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको सब को वेक्टर के द्वारा ऐड कर देंगे, सब, और भी होता तो और भी ऐड करते हैं, और सबको वेक्टर सम करेंगे तो हमारा F नेट ऑन Q निकल जाएगा।
है ना, वही लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि इट मीन्स नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू अनदर चार्ज पार्टिकल। मतलब हर एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा इंडिविजुअली जो फोर्स लगा है उसका हम वेक्टर सम कर देंगे, तो हम चार्ज पार्टिकल Q पे फोर्स कितना आएगा वो निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? यही कंसेप्ट है सुपरपोजिशन। अब देखिए यहाँ पे जितना बढ़िया आपका वेक्टर के साथ ऑपरेशन अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे 11th में, उतना अच्छा से आप सुपरपोजिशन को डील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो वेक्टर का कंसेप्ट है 11th का, है ना। तो 11th का वेक्टर का थ्योरी जो है वो सब चीज़ अगर आपको बहुत अच्छा से क्लियर है तो ये अब बिल्कुल आसान से होगा, है ना। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। अब इसके ऊपर जो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं।